हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइस। मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पर कर रहे हैं हम दृष्टि आइस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल चल रहा है और चैप्टर नंबर 9 जो कि है कृषि एवं पशुपालन। आज पार्ट 2 करेंगे गाइस। यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर आप नए हैं तो एक बार आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 9 यानी कि कृषि एवं पशुपालन पे। अभी आगे भी कितने चैप्टर्स हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। भारत का भूगोल हमारा चल रहा है। तो ये हो गए चैप्टर। तो गाइस, जहाँ कंप्लीट किया, मतलब जहाँ तक छोड़ा था हमने, उससे आगे की हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने देखी हो, पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। बहुत लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगती है, कोई कमी है तो बताइएगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो भी ये बुक पढ़ना चाहता हो, या घटना चक्र की अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है भारत की प्रमुख फसलें। ठीक है, मतलब जहाँ तक हमने कर लिया था, कृषि की बात कर ली थी। अब हम देखेंगे प्रमुख फसलें का, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे पहले यहाँ बात करी है चावल की। ठीक है, तो ये क्या है, खरीफ की उष्णकटिबंधीय फसल। ठीक है, कौन सी फसल में आता है गाइस, ये खरीफ। जब हमने रबी खरीफ जायद पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था उसमें चावल जो है खरीफ में आता है। ठीक है, तो इसने कहा कि तमिलनाडु की अगर हम बात करें या वेस्ट बंगाल में, तो ये क्या है, ये जलवायु अनुकूलता के कारण क्या है, तीनों फसल ऋतु, यानी कि मतलब हम चावल की बात करें तो जो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की जो जलवायु है वो चावल के लिए ठीक है। इस वजह से क्या है कि ये खरीफ के टाइम में भी हम इसको चावल को लगा लेते हैं, रबी के टाइम में भी लगा लेते हैं और जायद के टाइम में भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसने कहा जो ओस है ये शरतकालीन है, अमन जो है आपका शीतकालीन, वह क्या है बोरो ग्रीष्मकालीन। पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं, मतलब ये उसकी किस्मों के नाम बता दिए। ठीक है, मतलब ओस, अमन, बोरो। ठीक है, कब कब होती है ये बता दिया है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब इसने कहा चावल की खेती के लिए अगर हम बात करें तो उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, राइट। दूसरा, वहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और जो वार्षिक वर्षा होती है ना, वो होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से भी अधिक, राइट। तो मतलब इसे अच्छा खासा पानी चाहिए। अब इसने कहा है ओके, पहले देख लेते हैं। अब इसे लगा भारत में कुल जो है कृषि योग्य जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक जो क्षेत्र होता है वो चावल। मतलब इसने कहा भारत में से इतने पे कृषि होती है, इसमें भी जो मैक्सिमम पार्ट है उस पर चावल होती है, राइट। अब इसने कहा कि जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, प्रमुख जो है ना चावल के उत्पादक राज्य, मतलब मैक्सिमम जो चावल आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इसने कहा भारत में चावल उत्पादक के प्रमुख जो भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत क्या है, पश्चिमी और क्या है, पूर्व तटीय क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय का गिरिपदीय पहाड़ियाँ, मतलब जो जब पहाड़ी खत्म होती है उसके बाद जो मैदान आता है वहाँ, तराई प्रदेश वहाँ। तो यहाँ पे जो चावल आपको अच्छा खासा उगता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा जमुना, करुणा, देखिए जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ आपको चावल मिलेगा। अरे जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, ये सब ना किस्म जैसे चावल की अलग अलग किस्में होती हैं, उनका ही नाम है। ठीक है, फिर से देखिए, जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंधा 5, और फिर है माही सुगंधा, फिर है बाला, रत्ना। ये क्या है, चावल की प्रमुख किस्में। अब गाइस ये बात हो गई। अब इसे याद कैसे करें, अब देखिए ये आप लोग के ऊपर है, आप इसे याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी कि कैसे याद करना है, ये आपके ऊपर है, रटिए चाहे जैसे करिए, लेकिन हाँ याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक लिखा है गोल्डन राइस। ठीक है, अब इसमें चावल में क्या है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने क्या करा, कुछ रिसर्च करी अनुवांशिक, और क्या चावल की, देखिए अनुवांशिक विज्ञान में क्या होता है, कुछ आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं और उसके बाद क्या है, अगर आपके विटामिन ए की कमी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसने ये लिखा है कि आनुवंशिक विकास की सहायता से क्या किया है कि जो बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया। मतलब अब इसमें क्या है, जो चावल का निर्माण किया उसमें क्या मिलेगा आपको, बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस बोलते हैं, और बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है इसमें। ठीक है, अच्छा बीटा कैरोटीन क्या है, मानव शरीर के लिए क्या है, विटामिन ए की क्या है
मानव शरीर के अंदर जो है विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। मतलब बीटा कैरोटीन हमने डाल दिया चावल में, अब ये जैसे ही आप खाएंगे उसके बाद ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है किसमें, विटामिन ए में, ठीक है, मानव शरीर के अंदर। अब इसमें नेक्स्ट लिखा है चावल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डप्पो विधि के द्वारा क्या है, जापान और क्या है फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जापान और फिलीपींस आपको कहाँ मिल जाएंगे, इधर वाली साइड मिल जाएंगे। देखिए जापान तो पैसिफिक ओशन में मिल जाएगा आपको, फिलीपींस भी आपको इधर मिल जाएगा साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड में। अच्छा, फिर इसमें लिखा है चावल के उत्पादन में जो भारत चाइना के पश्चात विश्व में दूसरे स्थान रखता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना है, और सेकंड नंबर पे आता है भारत का नाम। फिर धान की फसल के उत्पादन में जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में क्या यूज़ करते हैं, अजोला नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं। मतलब आप धान को उगाने के लिए जैव उर्वरक यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, अजोला और नील हरित शैवाल, ठीक है। चावल निर्यातक राष्ट्रों में वर्तमान में क्या, भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है, और उसके बाद है थाईलैंड एंड देन वियतनाम। मतलब अगर आपको चावल अपने देश से दूसरे देश में भेजना है यानी कि निर्यात करना है तो भारत है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे है आपका थाईलैंड, और सेकंड नंबर पे आपका वियतनाम। ये सब आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। चावल में क्या, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, देखिए 76% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन कितना है, 6 to 7% होता है। वसा यानी कि जो फैट होता है कह सकते हैं 2.5% होता है, ठीक है। तो चावल में इतना ये सारी चीज़ें, मतलब कार्ब्स जो है बहुत ज़्यादा होता है 76%। भारत में कृषि निर्देशालय द्वारा क्या है, विकसित धान की प्रथम बौनी फसल का नाम क्या है, जया है। मतलब कौन सी पहली जो बौनी फसल थी चावल की भारत में, ठीक है। अब इसमें लिखा उसका नाम जया, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है गाइस, कटक उड़ीसा। ये हो गया क्वेश्चन, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, कटक उड़ीसा। अब इसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IRRI का प्रथम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, वाराणसी में। एक और क्वेश्चन, जिसकी जो है स्थापना कब हुई है, 2018 में हुई, दिसंबर याद रहे ना रहे, 2018 याद रखिएगा। इनका खैरा धान में लगने वाला क्या है, एक रोग है, प्रमुख रोग है खैरा। ये हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत में क्या होता है, विटामिन B1 यानी कि थाइमीन का क्या होता है, अभाव पाया जाता है, क्योंकि आप जो चावल होता है ना आप उससे पॉलिश कर देते, तो चावल जब आप पॉलिश कर देते तो उसके ऊपर जो लेयर होती है ना उसी में क्या होता था, विटामिन B1, अब वो आपने हटा दिया, ठीक है। तो चावल को अधिक धोने से क्या होता है, विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है। यानी कि चावल को बहुत ज़्यादा मत धो, ठीक है, एक बार धो लो उसके बाद खा लो, बना लो। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गेहूं की। अब देखिए जैसे चावल को हमने कहा ये कौन सी फसल थी, खरीफ की, ठीक है। अब ये वाली जो है ना गेहूं, वो है रबी की फसल। तो गेहूं की कृषि के लिए क्या है, उपजाऊ दोमट मिट्टी, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, 50 to 75%। अगर हमने चावल की बात की थी तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की जरूरत थी। इसमें देखिए 50 to 75% 50 to 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। अब इसने कहा, इसने अगर हम टेम्परेचर, चावल में हमने देखा था 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत थी, इसमें हम देख रहे हैं 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम चल जा रहा है, ठीक है। बोते समय भी देखिए, एक होता है बोते समय, एक काटते समय। तो बोते समय देखिए यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री बताया कि आसपास होना चाहिए, और जब उसकी वृद्धि हो रही होती है गेहूं की तो 15 हो, और जब आप पकते समय देखा जाए तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर, ठीक है। इतना ये याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है गेहूं, ठीक है। देखिए गेहूं चावल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल कृषि योग्य भूमि के धान के बाद जो है दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी हो जाती है, आपकी गेहूं हो जाती है। हरित क्रांति की सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। मतलब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है, गेहूं के उत्पादन पे, यानी गेहूं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा। इसके प्रभाव से क्या होता है, केवल गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि हेक्टेयर उत्पादकता के स्तर में भी क्या हुई, वृद्धि। मतलब इसका पहले 1 हेक्टेयर में सपोज 1 किलोग्राम उग रहा था, ठीक है। अभी उसी एक हेक्टेयर में इसने कहा कि भैया 5 किलोग्राम उगने लगा, ऐसा मतलब हेक्टेयर में भी उत्पादन में वृद्धि हो गई। अब इसमें लिखा गेहूं उत्पादन राज्यों में अगर हम बात करें, देखिए आपके यहाँ गेहूं उगता है, ठीक है, पंजाब में गेहूं उगता है, ठीक है, हरियाणा पड़ोसी ही है, मध्य प्रदेश में उगता है, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब में गेहूं आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी भी किस्में होती हैं, मतलब अलग अलग टाइप की गेहूं होते हैं। कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, राजा 3077 हो गया, आपका अर्जुन हो गया। ये क्या है, इसकी प्रमुख किस्में हैं, याद रख लीजिएगा, कैसे भी याद हो जाए याद करिएगा। अब इसमें गेहूँ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ट्रिटिकेल गेहूँ क्या है, एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों द्वारा गेहूँ व राई के मध्य जो है क्या करा, संकर करके बनाया गया। मतलब गेहूँ अलग चीज़ है, राई, और इन दोनों के बीच में क्या किया, संकर किया गया और नई एक फसल सी बना दी। मतलब कौन सा गेहूँ बना दिया, ये वाला ट्रिटिकेल गेहूँ, ठीक है। इसमें लिखा है मैक्रोनी, इंपॉर्टेंट। मैक्रोनी क्या है, शुष्क प्रदेशों की, मतलब असिंचित परिस्थितियों, मतलब जहाँ पे पानी कम है, मान लीजिए सिंचाई के साधन कम है, तो उसमें जो है सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है, अगर आप उगाना चाहते हैं जहाँ पानी कम है, मैक्रोनी गेहूँ की एक किस्म है, इसको उगाइए। इसका उत्पादन राजस्थान में पानी कम है, गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ पे किया जाता है। इसमें लिखा है कि इसे जो है कठोर गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करनाल बंट की भी बात करें तो इंपॉर्टेंट हो गई रस्ट गेहूँ, करनाल बंट और रस्ट, करनाल बंट और रस्ट। गेहूं की फसल में लगने वाला क्या है, एक रोग है, ठीक है। इसमें कहा रस्ट को 3 वर्गों में बांट दिया गया। इसने कहा येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, ठीक है। येलो, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है। ये इसके 3 तरीके का रस्ट के ही टाइप्स हैं। इसमें कहा गेहूँ में बौनेपन का जो जीन होता है, यानी कि गेहूँ का जो बौनेपन के लिए जो जीन उत्तरदायी है, उसका नाम है नॉरिन 10। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है गेहूं में जो है ना 8 से 15% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। चावल से ज़्यादा है, ठीक है। लगभग 1.5% वसा होती है, चावल से कम होती है, ठीक है। और इसमें लगभग जो है 65 to 70% के कार्ब्स होते हैं, वो भी चावल से कम है इसमें, ठीक है। इसमें गेहूँ में क्या है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ के उत्पादन में क्या है, चीन फर्स्ट नंबर पर है, भारत और रशिया जो है आपका द्वितीय और तृतीय नंबर पर है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर है रशिया, रूस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब मोटे अनाज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मोटे अनाज में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आ जाते हैं, तो ठीक है। ये क्या है, मोटे अनाज है। और इसमें क्या पोषक तत्वों की इसमें प्रचुरता हो जाती है, अच्छा खासा पोषक तत्व आपको मिल जाता है। भारत में क्या होता है, 2018 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इधर इसमें लिखा, साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन ने क्या करा, 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मान्यता दी, मतलब बोला है क्या, 2023 कृषि एवं खाद्य संगठन ने बोला मोटे अनाज का वर्ष, और भारत में 2018 को मोटे अनाज का वर्ष बोल दिया गया। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें, ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी कि क्षेत्रफल में अच्छा खासा ज्वार उगाया जाता है, यानी कि उत्पादन भी इसका अच्छा खासा होता है। तो ज्वार जो है 3rd नंबर पे आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे आप कह दो चावल, दूसरे नंबर पे गेहूं कह दो, और तीसरे नंबर पे आप कह दीजिए ज्वार। अब इसने कहा वर्षा पर निर्भर इस फसल का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वो होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के नीचे आता है कर्नाटका, ठीक है। महाराष्ट्र के पड़ोस में आता है मध्य प्रदेश, और थोड़ा बहुत नीचे जाता है तमिलनाडु, के पड़ोस में है आंध्र प्रदेश, ये सब। पोषक तत्वों में क्या है, बढ़ोतरी के मद्देनजर क्या है, 2018 में परभानी शक्ति नामक देश का पहला जैव संवर्धित ज्वार बनाया गया। क्या, जैव संवर्धित ज्वार, क्या नाम है इसका गाइस, परभानी शक्ति। कब की बात है, कब बनाया गया, 2018 में बन गया। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट सी बात, याद रखिएगा। अब इसने लिखा है कि रागी, अभी हमने क्या पढ़ा, ज्वार, राइट। अब देखिए रागी लिखा है, ये कहाँ होता है, शुष्क क्षेत्रों में होता है, ठीक है। दोमट, उथली काटी नहीं होता है, इसे काली मिट्टी में होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कैल्शियम है, आयरन है, अन्य सूक्ष्म तत्व इसमें अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। और इसने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अब बाजरा की बात करते हैं। तो गाइस बाजरा की अगर बात करें तो ये कौन सी फसल है, खरीफ की। चावल भी क्या थी, खरीफ की फसल थी। दक्षिण भारत में ये आपको खरीफ और रबी दोनों में मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वही डिपेंड करता है ना कि कितनी बारिश, कितना, अगर आपको वैसी परिस्थितियाँ मिल जाए तो हो जाएगी। तो दक्षिण भारत में खरीफ की फसल का टाइम होगा तब भी मिल जाएगी, रबी की फसल का टाइम होगा तब भी मिल जाएगी। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और बारिश की चाहिए, मतलब वर्षा कितनी चाहिए, वार्षिक वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा कि इसमें क्या हल्की बलुई, छिछली, काली और लाल मिट्टी का ये मतलब इसकी बाजरा की फसल के लिए अच्छी होती है, ठीक है। अब ये कहाँ होती है, देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आपको बाजरा उगता हुआ मिल जाएगा। मक्के की बात करें तो भाई गाइस ये भी किसकी होगी, खरीफ की। यानी कि हमने अभी देखा बाजरा खरीफ की थी, चावल खरीफ की थी, मक्का खरीफ का है, ठीक है। अब इसने कहा C4 पौधों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ये हो गई एक बात इंपॉर्टेंट सी, याद रखिएगा। मक्का C4 पौधों के अंतर्गत आता है। टेम्परेचर देख लीजिए 21 देखिएगा। इसके लिए आप क्या करिएगा ना, जैसे एक टेबल बनाइएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा वर्षा, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिएगा मिट्टी, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा चावल,
चावल के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, क्या मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे गेहूँ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, वो ऐसे करके आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें थोड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। इसने कहा कि जैसे इसने कहा टेम्परेचर 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक हो, वर्षा आपकी 50 से 70 सेंटीमीटर तक हो, ठीक है। अभी ये खरीफ, रबी और जायद तीनों में आपको मिल जाएगी भी। मक्का जो है आपका अमेरिकी मूल का पौधा है, यानी कि अगर आप कहें इसकी उत्पत्ति इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो अमेरिका। ऐसे भारत में इसे जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया, मतलब अमेरिका से पुर्तगाली जो है आपका भारत लाए हैं मक्के की फसल को। भारत में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, तो ये यहाँ पे मक्का अच्छा खासा उगाया जाता है। और इसके अतिरिक्त भी देखिए गुजरात है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ऐसे का मक्का, खाद्यान्न, देखिए अब नई बात समझिए, जो मक्का है ना वो खाद्यान्न यानी कि आप भी खाते हैं, चारा दोनों में प्रयोग होता है, मतलब आप गाय को भी खिलाइए, आप भी खाइए, ठीक है, मतलब दोनों काम हो सकते हैं। ग्लूकोज, एल्कोहलिक पेय और बायोडीजल बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसने कहा अब हम अगर इसकी बात करें किस्मों की, अच्छी किस्मों की बात करें तो ये है गंगा 5 हो गया, डेक्कन 101 हो गया, आपका गंगा 11 हो गया। तो इस आसान है याद रखना, ठीक है। ये क्या है, एक चीज़ ये जो है आनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं, मतलब क्या है आनुवांशिक विज्ञान में इसको क्या है थोड़ा सा इसमें इसके जीन्स वीन्स चेंज कर दिए होंगे, कुछ नई सी किस्म बना दी होगी, वो है ये गंगा 5, गंगा 11 और डेक्कन 101, ठीक है। अब बात करते हैं बार्ले यानी कि जौ की, ठीक है। तो देखिए जौ में क्या है, इसने कहा जौ क्या है, एक शीतोष्ण कटिबंध और रबी की फसल है, ठीक है। क्या है, शीतोष्ण कटिबंध ठंडा टाइम में रबी की फसल, इसकी गणना मोटे अनाज में की जाती है, ठीक है। जौ भी आपका मोटे अनाज में आता है, ओके। टेम्परेचर 10 से लेकर 18, देखिए शीतोष्ण कटिबंध है, ठंड होगी, 10 से 18 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और बारिश आपकी 70 से 90 सेंटीमीटर तक, ठीक है, हो जाएगी। अब इसके उत्पादन में क्या है, इसने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही किया जा रहा है इसका उत्पादन, कब से, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, बड़ी बात है। इसने कहा कि जो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ये है, बिहार है, झारखंड है, तो यहाँ पे आपका इसका उत्पादन होता है। अब आ जाते हैं दलहन पे। तो देखिए इसने कहा कि रबी और खरीफ की फसलों में आता है दलहन, दोनों में आता है, ठीक है। इसके अंदर अरहर की दाल आती है, चने की दाल, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, खेसारी, ये क्या होता है गाइस मुझे नहीं पता, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। दालों के उत्पादन विविध तापक्रम, अलग अलग तापमान, ठीक है, आर्द्रता, फिर है मृदा संबंधी दशाओं में किया जाता है, ठीक है। इसके उत्पादन में क्या है, कम नमी की आवश्यकता होती है, मतलब नमी नहीं चाहिए, शुष्क पारिस्थितिकी की ज़रूरत है, यानी कि अगर पानी कम, नमी कम है तो ये दाल हो जाती है आराम से, ठीक है। इसने कहा दालों में, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट सी बात, दालें जो हैं मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और क्या है मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती है, और प्रोटीन की महत्वपूर्ण स्रोत होती है दाल। चलिए दाल खाना है, प्रोटीन मिलेगा आपको, खाइए। और इसने कहा कि जो मृदा में जो आपका नाइट्रोजन का क्या होता है, ये स्थिरीकरण होता है, ये दालों के जो पौधे होते हैं ना वो करने में हेल्प करते हैं। एक चीज़ ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कोई भी फसल लगाई उसके बाद एक दाल की फसल लगाई, मिट्टी की जो उर्वरता गई है, खत्म हुई होगी या कम हुई होगी, वो इससे वापस आएगी, ठीक है। तो इसने कहा भारत विश्व में क्या है, दालों का सबसे बड़ा क्या है उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक, मतलब इसने कहा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत कर रहा है, सबसे ज़्यादा खा भी भारत रहा है, ले आयात भी भारत कर रहा है, बाहर से भी मंगा, क्योंकि हो सकता है कि उत्पादन कर करके खा जा रहा हो, कमी पड़ जा रही हो। भारत में दालों की खेती जो है अधिकतर जो है दक्कन पठार के मध्य जो है पठारी भागों में होती है, और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में होती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया हो जाता है ना, कौन सा हो जाता है ये, और ये अगर हम दक्कन की बात, दक्कन ट्रैप की बात है तो महाराष्ट्र का मैक्सिमम एरिया इसमें आता है, ठीक है। और इसने कहा कि जो अरहर का जन्म स्थान यानी कि पैदा कहाँ हुआ है, तो ये अरहर की जो दाल है वो हुई है अफ्रीका में पैदा। अच्छा चलो ये हो गई कहानी खत्म दाल की। तिलहन पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये खरीफ और रबी दोनों मौसम में आपको जो है तिलहन मिल जाएगा। तिलहन के अंतर्गत आप जैसे सरसों की बात करें तो सरसों की प्रजाति से लिख दिए कुछ, जैसे वरुणा हो गई, पीताम्बरी हो गई, पूसा बोल्ड हो गई, आपकी जय किसान हो गई। तो चार ही आसान है नाम, ठीक है। तो तिलहन में सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, नारियल है, जिससे समझ लीजिए ना तेल निकल सकता है ये। तो नारियल में भी तेल निकल जाएगा, मूंगफली में भी मिल जाएगा, ये बिनौला में मिल जाएगा, अलसी में मिल जाएगा, तिल का तेल आप जानते हैं। तो भाई बिनौला क्या है ये मैं नहीं जानती, बाकी और सब आप लोग भी जानते होंगे, शायद आसान है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है मालवा पठार, आपको पता है कहाँ है? नहीं पता तो देखिए मध्य प्रदेश में इसका मैक्सिमम पार्ट मिल जाएगा, थोड़ा राजस्थान में मिल जाएगा। अच्छा मध्य प्रदेश हो गया, मराठावाड़ा कहाँ पे है ये महाराष्ट्र में मिल जाएगा। गुजरात हो गया, राजस्थान के शुष्क भागों में आपको
मिल जाएगा। ठीक है, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, ये तो पड़ोसी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तिलहन का उत्पादन होता है ठीक ठाक। अब इस तरह देश की जो तिलहन की फसलों में क्या है, मूंगफली सब सर्व प्रमुख है। इंपॉर्टेंट सी बात हो गई, एक क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, कितना इसमें मूंगफली की जो कृषि है ना, उसके लिए अगर हम बात करें तो 30 to 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो, 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो। ठीक है, तो इतनी बात याद रख लेगा। मूंगफली की बात चल रही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसे कहा पैगिंग, याद रखिए इंपॉर्टेंट है पैगिंग। मूंगफली की फसल हेतु क्या है, एक प्रक्रिया है, लाभकारी प्रक्रिया है। इसने कहा कौशल, इसकी क्या है, उन्नत प्रजाति है, किसकी, मूंगफली। यानी कि इसमें आपको क्या याद, ये देखिए कितनी वर्षा, कितना तापमान, पैगिंग क्या है, कौशल क्या है, बस इतनी बात याद रखिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में मूंगफली अच्छी खासी उगाई जाती है। भारत विश्व में क्या है, सबसे बड़ा क्या है, तिलहन उत्पादक देश है। तिलहन उत्पादन में भारत आ जाता है फर्स्ट नंबर पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सी बात है। चाय की बात कर लेते हैं। अब ये इसका जो ये क्या है, चीनी, चाय चीनी मूल का पौधा है, यानी कि इसकी उत्पत्ति या जन्म कहाँ हो रहा है, चीन में हो रहा है। भारत, इसका रोपण क्या है, रोपण अंग्रेजों में मतलब भारत में जो मतलब ये इसको उगाने का काम कितने अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, चाय क्या है, एक प्रकार का क्या है, रोपण या बागानी फसल है। तो गाइस याद रखिएगा, ये बागानी फसल है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। इसका उत्पादन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि गर्म से थोड़ी ज़्यादा ठंडी जलवायु में होता है। यहाँ ह्यूमस, जीवाश्म युक्त लेटराइट मिट्टी वहीं होती है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। सुगम जल निकासी, यानी कि आपका जो है ना पानी ढलान पे होगी कि पानी जो है रुका हुआ ना रहे, बहता हुआ चला जाए। ठीक है, ये है ढलाव क्षेत्रों में, पहाड़ों के ढाल पर होता है ये। ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए, 24 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा देखिए बहुत सारी चाहिए आपको, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक चाहिए। तो अब समझ लीजिए चाय वहीं होगी जहाँ इतनी वर्षा होगी। भारत में कहाँ होती है इतनी वर्षा, आप कहें नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है इतनी वर्षा। और इसका भारत की फसल को उगाने, मतलब क्या लिखा है, चाय की फसल को उगाने हेतु क्या है, वर्ष भर उषाद्र पाला रहित जलवायु चाहिए, मतलब पाला भी नहीं चाहिए, उषाद्र भी चाहिए, मतलब गर्म आर्द्रता वाला टाइम वो जलवायु चाहिए। ठीक है, दो किस्म की बात करो भारत में, एक हो गई बोहिया यानी कि चीनी, एक होगी असमिया यानी असमी। ठीक है, ये दो किस्में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में कौन कौन सा, असम बहुत बारिश होती है, वेस्ट बंगाल बारिश होती है, तमिलनाडु बहुत बारिश होती है, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी, केरल बारिश होती है, यहाँ तक अच्छी बारिश होती है। ठीक है, चाय एक क्या है, श्रम आधारित क्या है फसल है, मतलब इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी अच्छी खासी। क्यों, क्योंकि इसकी पत्तियाँ तोड़नी पड़ती हैं, तो आदमी ही तोड़ते हैं, है ना। अब इसके लिए क्या है, सस्ता और कुशल श्रम क्या है, अनिवार्य है। भैया अगर महंगा होगा तो चाय की पत्ती तोड़ने में बहुत पैसा चला जाएगा। अरे भारतीय चाय बोर्ड यानी कि कहाँ पे है, कलकत्ता में स्थित है, इंपॉर्टेंट सी बात है, याद कर लीजिएगा, ना याद हो तो भी याद करिएगा। अरे कपास की बात है तो ये इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, कितने मिनट हो गए, 23 मिनट। चलो, भारत के उत्तर पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ है, गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये है। मतलब अगर आप ऐसे करके भारत बनाएंगे ना, तो कैसे यहाँ हो गया गुजरात, ये गुजरात वाला एरिया हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हरियाणा मान लीजिए, कर्नाटका, उसके नीचे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ना ये मिल जाएगा कपास। ठीक है, आइए और देखें क्या ये क्या है, एक देशज पौधा है, मतलब आपके अपने खुद के देश का है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि इसका जो जन्म है आपके देश में है हुआ है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश है ना जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित की गई है, मतलब कि एक मतलब जेनेटिक परिवर्तन करके या दो पौधों को मिला के एक नया सा बना दिया गया। और इसे लिखा है कि काली मिट्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है कपास के लिए, ज़रूरी होती है काली मिट्टी। ठीक है, और इसमें कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं, बीज से आप रेशे निकालते हैं कपास के। कपास को हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना बोलते हैं, इंपॉर्टेंट सी बात है, याद कर लीजिएगा। इस फसल को उगाने हेतु क्या है, बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, हल्की वर्षा, सिंचाई और क्या खिली धूप चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, भारत में हो रहा है, इंपॉर्टेंट सी बात है, याद रखिएगा। गन्ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि शुगर केन। ओके, तो ये क्या है आपका, एक होता है उष्ण, फिर आता है उपोष्ण
ओके, दोनों ही है। तो इसने कहा उष्णकटिबंधीय फसल है, उपोष्ण गर्म, गर्म से थोड़ा सा ठंडा, ऐसे टाइम पे ऐसी जगह पे आपका गन्ना हो जाएगा। टेम्परेचर आपको चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा आपको ठीक ठाक अच्छी चाहिए, यानी कि 75 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा चाहिए। गन्ना ये क्या है, एक नकदी फसल है, याद होना हो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात। इसमें कौन सी मिट्टी लग रही है, दोमट काली मिट्टी का यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे, ये सिंचित फसल है, पानी चाहिए आपको अच्छा। श्रमिकों उर्वरकों की अधिक आवश्यकता है, लेबर भी आपको चाहिए, और क्या है उर्वरक भी आपको चाहिए गन्ने को उगाने के लिए। भारत में गन्ना उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सब जगह ये है। भारत एक क्या है, एक प्रकार का क्या है, भार हाशी फसल, मतलब सॉरी भारत नहीं, गन्ना क्या है, एक प्रकार का भार हाशी फसल है। मतलब कहानी ये है कि आप गन्ने से बनाते हैं चीनी, गन्ने से हम बनाते हैं चीनी, ठीक है। गन्ने 100 किलो गन्ने से बनेगी आपकी, मान लेते हैं 40 किलो चीनी, यानी कि इतने भार का क्या होता है, इतना भार इतने में परिवर्तित होता है, भार का ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक भार ह्रासी फसल। अतः शर्करा का क्षय कम से कम हो, इसलिए क्या है, गन्ना मिलों की स्थापना उत्पादक क्षेत्र के समीप की जाती है। अब देखिएगा इसके, इसने कहा ये है गन्ने का खेत, खेत 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 खेत। अब यहाँ पे क्या हुआ, चीनी की जो वो है ना फैक्ट्री, यहीं पास में लगा दो भैया, यहाँ से गन्ना उठाओ और यहाँ पे चीनी बना दो। अगर आपने गन्ना लगाया है यहाँ पे और चीनी उग रही है, चीनी बन रही है यहाँ पे, एक तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको ट्रक चाहिए, ट्रक में डालने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसके लिए अच्छी रोड चाहिए, उस पर भी अगर अच्छी रोड नहीं है तो और ज़्यादा पैसा खर्च होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, ऐसी फसलें जो होती है ना, जो भार हराशी होती है, तो उससे जो भी चीज़ बन रही होती है ना, उसकी जो फैक्ट्री है ना पास में लगा दो, ताकि कम से कम ये सारा तो वो क्या बोलते हैं, बचत हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा ये एक प्रकार, ओके ये हो गया। गन्ना पूरे वर्ष जो है, वर्ष की फसल है, मतलब ये पूरे वर्ष की फसल है। गन्ने की बुआई जनवरी से अप्रैल तक होती है, कटाई और जो है आपका पेराई ये क्या अक्टूबर टू अप्रैल में होती है, ठीक है। यानी कि ये पूरे साल कहानी चलती है। गन्ने की कृषि के लिए क्या है, पाला हानिकारक होता है, यानी अगर पाला पड़े तो मतलब गन्ना खराब। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य जो है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट सी बात है, प्रजनन कहाँ हो रहा है ये देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद, तमिलनाडु कोयम्बटूर, ठीक है। इसके लिए क्या है, 1912 में गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना हुई, ये भी बात हो गई इंपॉर्टेंट, ना याद हो तो भी याद कर लेना। दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्या, कहाँ पे, दक्षिण भारत में गन्ना, पहले उत्तर भारत में ज़्यादा हो रहा था, अभी दक्षिण भारत में ज़्यादा होने लगा, जिसका मुख्य कारण क्या है, समकारी आर्द्रता युक्त जलवायु, मतलब अच्छी खासी आपको आर्द्रता वाली जलवायु मिल जाएगी, लंबी पेराई का मौसम मिल जाएगा, आपका सहकारिता की प्रवृत्ति यहाँ पे मिल जाएगी, इसलिए गन्ना जो है उत्तर भारत से अब ज़्यादा हो गया है, दक्षिण भारत की तरफ मूव कर गया है, ठीक है। आ जाओ कहवा पढ़ लेते हैं। कहवा मतलब होता है कॉफ़ी। टेम्परेचर देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, टेम्परेचर 16 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वर्षा अच्छी खासी यानी कि 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए आपको, गहरी भूरी भूरी दोमट लावा निर्मित मिट्टी चाहिए, ढलान युक्त भूमि चाहिए। कॉफ़ी का जो प्रवर्धन जो है कहवा के बीजों के द्वारा होता है। किससे होता है कॉफ़ी का प्रवर्धन, ये होता है कहवा के बीज के द्वारा। तो इसकी शुरुआत ना, कहवा के उत्पादन की जो शुरुआत है भारत में बाबा बूदान की पहाड़ी से हुई है। वर्तमान में जो है कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु के प्रमुख है। तो कहाँ हो रहा है, देखिए ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया कर्नाटका, यहाँ पे आपको नीलगिरी भी है, यहीं पे, तो यहीं पे आपको कहवा ज़्यादा मिल रहा है, याद रखिएगा। अब इसने कहा विश्व का लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। भारत में कहवा की 2 किस्में यानी कि अरेबिका याद रखिएगा, रोबस्टा याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, ये हैं, ठीक है। तो रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में क्या है आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। अधिक क्या, भारत में 2 तरीके की कॉफ़ी हो रही है, रोबस्टा अरेबिका और रोबस्टा सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड भारत कहाँ पे, बेंगलुरु में है, तो ये भी बात हो गई इंपॉर्टेंट, याद ना हो तो भी याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व में कॉफ़ी का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक, 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब उत्पादन में 5th नंबर पे भारत है और निर्यात करने में उत्पादन में 6th नंबर पे भारत आ जाता है और निर्यात करने में हम 5th नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है।
अभी हम बात करेंगे जूट की। चलिए ये लास्ट हो जाएगा जूट। तो जूट क्या है आपका अखाद्य फसली खरीफ मतलब अखाद्य है, पहली खाद्यान्न नहीं है, अखाद्य है। और कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है। अब इसने कहा जूट उत्पादन के लिए कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण उच्च आर्द्र जलवायु, नवीन दोमट मिट्टी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 25 से 30, वर्षा चाहिए बहुत सारी यानी कि 160 से 200 सेंटीमीटर, श्रम चाहिए सस्ता। ठीक है। भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं किसको? जूट को। क्या बोलते हैं? भारत का स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, बिहार, असम, इससे लगे हुए जो पूर्वी भाग हैं भारत के, वहाँ मिल जाएगा। उससे अगर अलग से बात करें, उसी साइड आपका बांग्लादेश आता है, वहाँ पे होता था। ठीक है। वो भी भारत का कभी पार्ट हुआ करता था। विभिन्न फसलों व उन पर लगने वाले रोगों की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है। गेहूँ के लिए याद रहे अनावृत कंडुआ, यहाँ सेहू, रस्ट तो बिल्कुल याद रखिएगा, गेरुई रतुआ याद रख लीजिएगा। ठीक है। धान, खैरा अभी हमने पढ़ा, जस्ते की कमी से होता है, पत्तियों पर भूरा धब्बा लग जाना। ठीक है। शीत झुलसा, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। मक्का, मक्के पे जो रोग हो रहा है वो हो रहा है आपका तुली सीता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग। मूंगफली, टिक्का ड्राई रूट रोट। ठीक है। सोयाबीन, पीला चित्रवण रोग। बाजरा, अर्गट हरित बाली कंडुआ, गन्ना रेड रोट। ठीक है। ज्वार कंडुआ। ठीक है। तो गाइस देखिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये हमारा टॉपिक है प्रमुख मसाले। ठीक है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको वीडियो, एंड अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। घटना चक्र की वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।